एवरीवन, आज 26 जुलाई का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल है रिजर्वेशन एज ए फंडामेंटल राइट। तो मेंस जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, रिजर्वेशन क्या होता है तो और फंडामेंटल राइट क्या है। तो रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट से क्या जोड़ सकते हैं। तो पहले रिजर्वेशन का मतलब पहले आप समझ लें। तो रिजर्वेशन का मतलब प्रोटेक्शन है, ठीक है, कि एक कम्युनिटी जो बाकी कम्युनिटी से पीछे है, उनके पास कई रीजन पीछे होने के हो सकते हैं, तो उनको आगे लाने के लिए उनके लिए कुछ चीज़ें आरक्षित की जाती है, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, तो उनको रिजर्वेशन का कह सकते हैं, ठीक है। तो सवाल आर्टिकल है कि फंडामेंटल क्या इस रिजर्वेशन को, इस तरह के प्रोटेक्शन को क्या फंडामेंटल राइट डिक्लेयर की जा सकती है, फंडामेंटल राइट हो सकती है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट एक बुनियादी हुकूक है जो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से डिफ़ाइन है। तो मेंस जीएस पेपर 2, तो ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके आप देख सकते हैं ये आर्टिकल हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाइंग इट्स डिसीजन टू हैव ए रिजर्वेशन इन ए फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो सॉरी मुझे बंद करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल डिस्कस करने का वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जस्टिफाई किया कि रिजर्वेशन केवल और केवल बैकवर्ड क्लासेस को ही होना चाहिए। रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट्स अगर बना सकते हैं तो उन्हीं क्लास के लोगों के लिए ही होनी चाहिए, ख़ास तौर से जो समाज के सबसे पिछड़े और सबसे दबे और कुचले और जो कदम से कदम मिलाकर एक साथ चलने के लायक नहीं है, तो उनको बराबरी का हक देने के लिए, उनको आगे लाने के लिए उन्हीं तक लोगों के लिए रिजर्वेशन दी जाएगी जो बैकवर्ड क्लासेस के हैं। तो but he also observed that such a data won't be needed if the government decide to scrap reservation altogether, questioning the right nature of reservation। तो पार्लियामेंट अगर रिजर्वेशन को स्क्रैप कर दे या पार्लियामेंट एक लिमिट के बाद इस रिजर्वेशन को जनरल कैटेगरीज़ को भी और बाकी और लोगों को भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दे, तो रिजर्वेशन का नेचर किस टाइप का होनी चाहिए। तो ये एक सवाल हमेशा से एक डिस्कस का टॉपिक रहा है, रिजर्वेशन का नेचर किस टाइप का होना चाहिए। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 स्टेट दैट द गवर्नमेंट में डिस्पाइट आर्टिकल 16 क्लॉज 1 रिजर्व पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। तो संविधान में जो आर्टिकल्स 16 है क्लॉज 4, तो ये डिफ़ाइन और इसका उद्देश्य मकसद भी यही है कि ये रिजर्वेशन उन्हीं लोगों को ही दिया जाएगा जो ख़ास तौर से बैकवर्ड क्लासेस है, जो दबे कुचले हैं। तो अंबेडकर का व्यू क्या था इसको लेकर, तो अंबेडकर का व्यू यहाँ पर बताई जा रही है। तो अंबेडकर का व्यू जो था कि एक्सेसिव रिजर्वेशन वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर एक लिमिट से ज़्यादा अगर एक रिजर्वेशन अगर दी जाती है, तो रिजर्वेशन आम सभी लोगों के इक्वालिटी को हट करेगा, अपॉर्चुनिटी को हट करेगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को हट करेगा। एक व्यक्ति को कुछ ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा तो बाकी लोगों के लिए वो ग्राउंड नहीं रहेगा, तो ये उनके साथ अन्याय है, ये नाइंसाफ़ी होगी। तो एक्सेस रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती और रिजर्वेशन खास उन्हीं लोगों के लिए होगा जो बैकवर्ड क्लासेस है। तो रिजर्वेशन वे आर एन एक्सेप्शन टू द रूल दैट देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो रिजर्वेशन देने का मकसद ही था कि उनको, उन तबके के लिए लोगों को कि जिनके पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं थी और जिनके पास ये नहीं है, उन्हीं को ये देने के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो रिजर्वेशन ऐसे लोग के लिए होगा। तो दिस एक्सेप्शन शुड नॉट डिफीट द रूल ऑफ इक्वालिटी ऑल टुगेदर। तो अगर इस नीयत के साथ अगर हम किसी व्यक्ति को ऊपर उठाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं कि वो कमज़ोर है, तो ये सपोर्ट करना ये आम लोगों के लिए बाकी सभी लोगों के साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो इंदिरा साहनी केस में ये बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर अम्बेडकर के जो स्पिरिट थी उनको काफ़ी बखूबी समझा और इसी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो इंदिरा साहनी केस में जो जजमेंट था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन
पार्लियामेंट नहीं दे सकती। 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन बिल्कुल अननन वैलिड करार दी जाएगी। तो ये बातें इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें की थी। रिजर्वेशन वेयर इन एक्सेप्शनल टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जो बात अम्बेडकर साहब ने की थी, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी इंदिरा साहनी केस में ये बात कही थी। सो इफ़ ए मेजोरिटी ऑफ सीट वेयर टू बी रिजर्व फॉर द बैकवर्ड क्लासेस द एक्सेप्शनल रूल डिफीट द रूल। ठीक है, तो रिजर्वेशन एज एन एक्सेप्शन, तो रिजर्वेशन को एक एक्सेप्शन के ही तौर पर देखनी चाहिए, जैसा कि अम्बेडकर का ये व्यू था। हॉल डैट देयर वाज नो फंडामेंटल राइट टू रिजर्वेशन। तो इस व्यू से डॉक्टर अम्बेडकर के व्यू से अगर देखा जाए तो रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट का कोई स्थान नहीं है। रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। द कोर्ट हैड दैट रिजर्वेशन वेयर एक्सेप्शनल टू द राइट ऑफ इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी। और कोर्ट ने भी इस स्पिरिट को समझते हुए रिजर्वेशन राइट ऑफ इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी को ही ऐसे क्लास के लोगों के तरक्की के लिए ही दी जाने की बात की। और इंदिरा साहनी केस में ये बातें की गई। और एक केस है मुकेश कुमार केस। तो इन दिस केस द क्वेश्चन इन दिस केस इज वेदर द गवर्नमेंट हैड टू कैरी आउट ऑफ ए सर्वे बिफोर डिसाइडिंग टू स्क्रैप रिजर्वेशन। तो मुकेश कुमार केस में सरकार ने एक सर्वे आउट कैरी करने की बात की कि जिसमें देखा जाएगा कि रिजर्वेशन से क्या चीज़ें चल रही है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू रिजर्वेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी ये हेल्ड किया कि रिजर्वेशन को भी फंडामेंटल राइट नहीं हो सकती, ये उन लोग का अधिकार है जो गिरे तबके कुचले लोग हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ सर्वे टू स्क्रैप रिजर्वेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रिजर्वेशन को स्क्रैप करने के लिए कोई सर्वे करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये उन लोगों के लिए है, ख़ासतौर से जो मार्जिनल सेक्शन के लोग हैं। तो ये था आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल 2। ओपन बुक एग्ज़ाम। तो सबसे पहली बात, ओपन बुक एग्ज़ाम क्या होता है। ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब आप ये ना समझ ले कि चिट्ठा और पुर्जा किताबें वगैरह ले करके एग्ज़ाम में जा कर के क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो इसको ओपन बुक एग्ज़ाम कहेंगे। नहीं, बिल्कुल ये मतलब नहीं। ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब ये होगा कि आपको एक स्टडी वाइज, एक प्रैक्टिकली टॉपिक वाइज आपको जो पढ़ाया जाएगा, जो सिलेबस होगा, जो सबक होगा, उसी से आपको क्वेश्चनें दी जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको बाहर से नहीं दी जाएगी। तो जो आपका बुक के सिलेबस होगा, जो आपका टॉपिक होगा, वो आपका एग्ज़ाम होगा। तो ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब ये होता है। मेंस जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो यूजीसी क्या है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। ठीक है, यूनिवर्सिटी को ग्रांट प्रदान करती है ये कमीशन और गाइडलाइन करती है यूनिवर्सिटीज़ के सारे फाइनल एग्ज़ाम ईयर को होल्ड करती है इन ऑल यूनिवर्सिटीज़। तो इन्होंने ये बातें की है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से कि यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन इंस्पायर्ड द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ लेड टू द डिबेट इन ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो यूजीसी ने, जैसा कि हालात अभी डिबेट चल गई है, छिड़ गई है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन को लेकर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गाइडलाइंस क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन क्या है इन इंडिया, हमारे ये यूजीसी काम कैसे करती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो एग्ज़ाम होल्ड करवाती है, जो फैसिलिटेट करती है, तो ये कैसे, स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो देखिए, इन इंडिया यूनिवर्सिटी फाइनल एग्ज़ाम आर यूजली हाईली सेंट्रलाइज वेयर द टीचिंग इज डिसेंट्रलाइज। तो भारत में जो एग्ज़ाम होता है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, ये एग्ज़ाम्स पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड वे में होता है। आप सेंट्रलाइज्ड वे समझ रहे ना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के मातहत ये सारी चीज़ें चलती है और इनको काफ़ी उनकी पकड़ ज़्यादा होती है, उनको उनके गाइडलाइन के हिसाब से चीज़ें चलती है। तो ये सेंट्रलाइज्ड होती है हमारी जो यूनिवर्सिटी की जितने भी एग्ज़ाम होती है। तो इससे क्या होता है, दिस गिव्स स्टूडेंट इन गुड कॉलेज विद द बेटर फैसिलिटीज़ एंड एज ओवर अदर्स। दिस एजुकेशनल सिस्टम डज नॉट क्रिएट ए लेवल प्लेइंग फील्ड। तो इस तरह के एजुकेशनल सिस्टम, माना कि कुछ चीज़ें सही होती है लेकिन इससे कुछ चीज़ें नुकसान भी होती है और नुकसान ज़्यादा होती है। नुकसान ये होती है कि इस वजह से कैंडिडेट जो है सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने पर ध्यान देते हैं, परीक्षा पास होने पर ध्यान देते हैं, अपने स्टडी क्वालिटी पर ध्यान नहीं, मेंटेन नहीं कर पाते। उनको लगता है कि किसी भी तरह से क्वेश्चन का आंसर आउट कर देना, लिख लेना, चीटिंग करना, बैड प्रैक्टिस अपनाना, ये सब चीज़ें वो करते हैं इस वजह से, क्योंकि ये जो है एजुकेशन को प्रमोट कम किया जाता है और डिग्री को ज़्यादा ऊपर रखा जाता है।
तो ये हाईली सेंट्रलाइज्ड होने का नुकसान है एजुकेशन को, जो यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं ख़ास तौर से। तो ऑल्सो यूनिवर्सिटीज़ हैज़ लेस ऑफ ऑटोनॉमी डिसाइडिंग ऑन द नेचर ऑफ एग्ज़ाम और द सिलेबस। यूनिवर्सिटीज़ के पास ये नेचर नहीं होता डिसाइड करने का कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। कराएगा तो यूनिवर्सिटीज़ ही, ठीक है। लेकिन ये जो लॉ जो बनाई जाएगी, ये जो नेचर किस तरह का होगा, ये तय सेंट्रल करती है। सिलेबस कैसा होगा, सिलेबस किस टाइप के होंगे, ये तय वहीं से की जाती है। बेहतर होता ये यूजीसी के हाथ में होता, ये चीज़ें यूजीसी अगर करती है तो ये बेहतर होता। तो ये चीज़ें बात यहाँ पर एक लेस बात की जा रही है, नुकसान की जा रही है कि इससे नुकसान भी है, कुछ फ़ायदे तो ज़्यादा नुकसान है। द अप्रोच ऑफ वन साइज फिट्स ऑल मॉडल इज नाउ सुटेबल फॉर एजुकेशन। वन साइज मॉडल, एक ही चीज़ को, एक ही मॉडल को, एक ही रूल को हर जगह फिट कर देना, ये कभी भी सूटेबल नहीं होता, कभी भी परफेक्ट नहीं होता। तो ओपन बुक एग्ज़ाम, तो देखिए एन ओपन बुक एग्ज़ाम अलाउ ए स्टूडेंट टू प्रिपेयर एंड टेक एन एग्ज़ाम विदाउट रिलाइंग ऑन मेमोरी। तो ओपन बुक एग्ज़ाम बंदे को, बच्चों को रटने रटाने की चीज़ों से छुटकारा दिलाएगा, ठीक है। एक बार आप किताब को ओपन माइंड से अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है फिर क्वेश्चन का आंसर जो है कोई आपको लिख करके दे और फिर उसको आप रटे और फिर उसको आप याद करें, फिर उसको परीक्षा में लिखिए और फिर आपके मार्क्स अच्छे आए। तो फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका डिग्री ही नहीं रहेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी डिग्री ही रहेगी। लेकिन अगर आप ओपन बुक एग्ज़ाम अगर सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। तो open book exam are the for the advanced courses where the thinking ability of the student is being evaluated and not memorization और rote learning। तो open book exam के फ़ायदे ये होंगे कि कोर्सेज ऐसे होंगे, इस लेवल के होंगे, इस नेचर के होंगे कि थिंकिंग एबिलिटी स्टूडेंट के बढ़ेंगे और मेमोराइजेशन करने की जो पहले से जो आदतें चली आ रही है कि रट्टा मार करके एग्ज़ाम क्लियर करना, तो ये चीज़ें कम होंगी। बट इंडियन एजुकेशनल सिस्टम डिपेंड ऑन गाइड्स एंड अदर रेडीमेड मटेरियल। हमारे देश में क्या होता है, हर एग्ज़ाम के मटेरियल भरमार आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आपको भरमार मटेरियल आपको मिल जाएगी। आप एसएससी कर रहे हो, एनटीपीसी जो भी कर रहे हो, आप जिस सेक्टर में भी जॉब के लिए आप जो है तैयारी कर रहे हो, उस सेक्टर में उस टॉपिक वाइज जितने भी मटेरियल आपको चाहिए, अनकाउंटलेस मटेरियल आपको बाज़ार में मिलेगा, थोक के भाव मिलेगा। लेकिन यकीन माने वो सिर्फ़ और सिर्फ रटने रटाने की चीज़ें हैं। वो आपको आपको आपके जो अंदर आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, आपको उसको बाहर नहीं आने देता है, बल्कि वो आप उठा कर के लाते हो और रटना रटाना शुरू कर देते हो। टीचर भी वो रटना रटाना शुरू कर देते हैं और फिर आप जो है उसी को अपना पूरा एग्ज़ाम का जो है भगवान बना करके लेकर के एकदम उसको उसी को लेकर आप जो है एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि यही सब कुछ है और ऐसे ही हमको एग्ज़ाम जो है इसको पढ़ करके कंडक्ट करना है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं करेगी। ये आदतें अगर आपके अंदर है तो ये आदतें छोड़ो और मेहनत करना सीखो और चीज़ों को प्रैक्टिकली चीज़ों को लेना सीखो और अपना अकल लगाओ, अपना अकल दौड़ाओ, ठीक है। देयर इज़ हार्डली एनी डिस्कशन ऑन द ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम एट द पॉलिसी लेवल इन इंडिया। तो काफ़ी मुश्किल है हमारे देश में ओपन बुक एग्ज़ाम सिलेबस कंडक्ट करना, काफ़ी चैलेंजिंग है। सबसे पहला चैलेंजिंग है कि यूनिवर्सिटीज़ के पास जो है ये पावर नहीं है कि वो अपना डिसीजन, अपना सिलेबस खुद से जो है मेंटेन कर सके और जो है चीज़ों को लेके चल सके। द स्किल सेट ऑफ स्टूडेंट राइटिंग एन ओपन बुक टेस्ट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द स्टूडेंट राइटिंग एग्जाम बेस्ड ऑन द रोट लर्निंग। जो पहले का जो तरीका रहा, ओपन बुक एग्ज़ाम का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी ये चैलेंजिंग होगा अगर वो पढ़े लिखे और जुझारू स्टूडेंट अगर नहीं है, डेडिकेटेड विद्यार्थी नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल है उसके लिए। तो पेंडेमिक शुड बी द ओनली रीजन फॉर कंडक्टिंग ओपन बुक एग्जाम बिकॉज अ लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क हैज़ टू बी डन टू मेक ए सच ए शिफ्ट। तो काफ़ी ग्राउंड वर्क करने की ज़रूरत है। पेंडेमिक भी एक चुनौती है और फिर काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है दोनों साइड से। ख़ास तौर से ये तो ज़्यादा मेहनत तो कैंडिडेट को ही करना होगा। टीचर जो भी है वो गाइडलाइन ही कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो खुद ही आपको ही है। द एपेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेक्स्ट बुक एट द लाइब्रेरी फॉर स्टूडेंट वो कैन नॉट रेफर देम कैन नॉट बी इग्नोर। तो वे फॉरवर्ड क्या है, ऑटोनॉमी शुड बी द गिवन यूनिवर्सिटी डिसाइड ऑन वेदर दे नीड टू स्विच टू ओपन बुक एग्जाम। तो यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि वो एग्ज़ाम को स्विच करे, क्लोज़ करे, सिलेबस डिसाइड करे, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ओपन बुक एग्जाम कैन बी द कंडक्टेड टू द टेस्ट क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एंड एबव। तो ली जा सकती है एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर और इसको टेस्ट की जा सकती है, इसके रिजल्ट कम आउट देखा जा सकता है, फिर इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट आगे की जा सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ तो है ही और भी कई सारे इशूज़ होंगे, लेकिन इसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। आर्टिकल नंबर 3 है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो आर्टिकल पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर में कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और वो रिफॉर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है। मैं जिस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो सवाल क्या है, द टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर एमिड द ग्लूम ऑफ द कोरोना वायरस इंडक्ट लॉकडाउन, the government has announced a reform including additional fund and loans for farming and allied activities and proposed deregulation of the sector. कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे सेक्टर को नुकसान हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर को कुछ कम हुआ, ये माना। लेकिन सरकार ने काफ़ी सारे सपोर्ट भी किए, काफ़ी सारे एडिशनल फंड भी निकाले, लोन प्रोवाइड करा रहे किसानों को, और कई सारी चीज़ें रेगुलेट की जा रही है। तो जैसे कि सरकार ने ये एक इनिशिएटिव सरकार ने लिया, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। तो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट क्या है? ये एक्ट है डीरेगुलेट द प्राइसेस एंड द सेल ऑफ सीरियल पल्सेस एडिबल ऑयल etc। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत जो किसान के जो प्रोडक्ट थे, जो अनाज जो वो उपजाते थे, उनको रेगुलेट किया जाता था, लेकिन इसको सरकार ने क्या किया, डीरेगुलेट कर दिया। इसको सेल करने का और परचेज करने का, प्राइस तय करने का, ये चीज़ें सरकार ने जो है ईजी किया, किसान के ऊपर निर्भर कर दिया, किसान को इसमें राहत दी। दिस विल हेल्प फार्मर गेट ए गुड प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। तो फार्मर को अपने फसल का उचित दाम उसको मिल पाएगा, वो उस खरीदार को ढूंढ पाएगा जो खरीदार उसके फसलों को उसकी अच्छी कीमत दे सके। बोथ द फार्मर एंड द कंज्यूमर आर अफेक्टेड बाय द वेजरीज इन प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। द अमेंडमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली विल रिजल्ट इन विन विन सिचुएशन फॉर द फार्मर एंड द कंज्यूमर। तो ये सरकार का जो इनिशिएटिव है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो की गई है, इससे सरकार के अच्छा ये एक लॉ, एक अच्छा कदम सरकार ने उठाई है, और इसका विन विन सिचुएशन है कंज्यूमर भी, फार्मर भी। तो अब रिफॉर्म इन एपीएमसी, एपीएमसी में भी रिफॉर्म किया गया। एपीएमसी क्या है? एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, जहां पर तय की जाती है कि ख़रीदार कौन होगा और किस रेट में बेची जाएगी और किसको बेची जाएगी। तो सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एपीएमसी को रिवॉक कर दिया, और अब ये तय कर दिए कि किसान चाहे तो बिना एपीएमसी के भी कहीं भी अपने मनमानी किसी भी राज्य में जाकर अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं, वो बिल्कुल आज़ाद है। तो काफ़ी अच्छा रिफॉर्म है ये एपीएमसी। द नेम हैज़ बीन ऑल्सो स्केल टू द इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग, द कंट्रोल ऑफ मंडीज ऑन फार्मर रिड्यूस एंड दिस विल रिजल्ट इन बेटर प्राइस डिस्कवरी फॉर द फार्मर। तो ये इसके फ़ायदे बताए जा रहे हैं। So in addition to this reform, a structural changes in the rural economy is needed to improve farmer income. There is also need for organizational support for the rural inhabitation. This will include, तो जो चेंजेस जो भी की गई है हाल ही में, ये इस तरह के चेंजेस और भी फार्मर को इम्प्रूव करने के लिए सरकार को और करने की ज़रूरत है, और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को फार्मर के काम करने के जो हैबिट है उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। और इसमें जैसे कि अब जैसे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, तो सरकार ने तो यहाँ पर कुछ कदम उठाई, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, रिफॉर्म इन एपीएमसी, अच्छा कदम है। तो इसी तरीके से और एडवाइस की जा रही है कुछ स्ट्रक्चरल चेंज करने के लिए। जैसे कि किसान के पास क्या होता है, लैंड होल्डिंग बहुत कम होता है। सपोज़ डैट लैंड होल्डिंग में समझाऊँ कि मान लिया जाए कि मैं एक किसान हूँ, ठीक है, और मेरे पास 10 कट्ठा ज़मीन है और मैं उस पर खेती करता हूँ। तो अब क्या है, मेरे 4 बच्चे हैं। अब 4 बच्चे हैं तो उन 4 बच्चों में क्या होगा, जब मेरा लैंड 10 कट्ठा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो फिर वो 10 कट्ठा नहीं रहेगा, एक बंदे के पास वो जो है 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 4 के पास है तो हर एक के पास 2.5 चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, लैंड होल्डिंग कम हो गया, मतलब एक के पास 2.5 हो गया। अब 2.5 के लिए वो अपना अलग से सिंचाई का खर्चा, बीज का खर्चा, रोपाई का खर्चा, कई सारे खर्चे, उसको देखिए एक स्केल ऑफ इकोनॉमी होता है। स्केल ऑफ इकोनॉमी आप समझ रहे हैं कि एक चीज़ आप बड़े पैमाने पर करते हैं तो उसमें खर्चा कम होता है, और एक चीज़ आप छोटे पैमाने पर करते हैं तो उसमें खर्चा ज़्यादा होता है। तो अब उसके 4 बच्चे होंगे, तो जिसके पास 2.5 कट्ठा है अब उसके 4 बच्चे होंगे, तो अब क्या होगा, उनका भी प्रॉब्लम फिर होगा। लैंड होल्डिंग क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। किसान के पास जो लैंड होल्डिंग है कम होती चली जा रही है। किसी किसान के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बिल्कुल ना के बराबर है। वो बड़े किसान के खेत में मजदूरी करता है और फिर गुजर बसर करता है। तो ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसान के पास प्रॉपर लैंड होल्डिंग हो ताकि वो अच्छे से खेती कर सकें। द की टू इंक्रीजिंग फार्म इनकम विल बी थ्रू कंसोलिडेशन फार्म होल्डिंग। तो इससे ही किसान की इकोनॉमी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था सुधरेगी किसान की। जब उनके पास लैंड होल्डिंग प्रॉपर होगा तभी तो वो अच्छी खेती कर सकेंगे। जब उनके पास प्रॉपर लैंड होल्डिंग नहीं होगा तो वो कैसे करेंगे।
A small farmer have to be allowed the lease their land to consolidator a farmer producer companies. तो फार्मर को एक दूसरे ऐसे ज़मीन जो लीज़ पर प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो अच्छे प्रोड्यूस कंपनी को दे सके, सेल कर सके, मुनाफा कमा सके. In this setup, a farmer will be the entitled to lease return rental for their land and will be the priority to work on the land on monthly wage. बेहतर है अगर किसान को इस तरह का अगर लीज़ पर किसी को बटाई पर या फिर कुछ अच्छे लीगल चीज़ों के साथ अगर उनको मिल जाए तो बेहतर है खेत पर मजदूरी करना, और या फिर बेहतर है इससे कि किसान को सपोर्ट करे सरकार उनके बाकी चीज़ों में, और फिर वो खुद से खेती करे और वो उससे ज़्यादा फ़ायदा है भाई, इससे बेहतर कि वो मजदूरी करे. द इंसुलेट ए फार्मर फ्रॉम द रिस्क, और इससे हमारी उपज बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सस्ता होगा, चीज़ें तो जो है गरीबी भुखमरी जो है माल न्यूट्रिएंट्स और हंगर की जो समस्या है ये दूर होगी, जो कि परचेजिंग पावर उन लोगों के पास नहीं है खरीदने की. तो ये फार्मर काफ़ी बड़ा रोल निभा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. तो द इंसुलेट ए फार्मर फ्रॉम द रिस्क एंड ऑल्सो गेट द टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव इज यील्ड. और फार्मर के पास जो कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, इनको यहाँ पर अपग्रेड करने की ज़रूरत है, हर चीज़ को इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, इनको शिक्षा की ज़रूरत है. फॉर दिस लैंड टीनेंसी एक्ट प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ फार्मर मस्ट बी द इनेक्टेड. और जो टीनेंसी एक्ट प्रोटेक्टिंग को जो एक्ट है, इसको फार्मर को टीनेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल मस्ट होना चाहिए, ना कि टीनेंट्स को शोषण होना चाहिए, बल्कि इनको प्रोटेक्ट होने चाहिए. स्किलिंग द लेबर हो, उनके पास स्किल हो, एक्सेस फार्म लेबर शुड बी आइडेंटिफाइड देन स्किल इंस्टीट्यूशन बी सेटअप फॉर देयर ट्रेनिंग. और ऐसे किसानों के लिए उनके लिए स्किल इंस्टीट्यूशन दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको सिखाई जाए. द लैंडलेस लेबर वर्किंग ऑन फार्मर लैंड ओनर्स विल आइडेंटिफाइड. और ये आइडेंटिफाई की जाए कि हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो लैंड लेस है और लैंड लोड के यहाँ काम करते हैं, क्या वो शोषित किए जा रहे हैं, क्या अत्याचार किए जा रहे हैं. तो ये डाटा सरकार को रखने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों की मदद करने की ज़रूरत है. Initiatives will be taken for them to able to join the मनरेगा with the farm operation to provide more work. और फिर ऐसे लोगों को जिनका डाटा हमारे पास हो कि वो टीनेंट्स है या फिर उनका शोषण हो रहा हो या फिर वो उनको काम नहीं मिल रही है और बेगारी कर रहे हैं वो लोग, तो उनको मनरेगा के तहत उनको जॉब दी जाए, उनको काम दी जाए, ताकि उनका जो है हालात कुछ बेहतर हो सके. तो ये था आर्टिकल्स. आई होप ये आर्टिकल्स सब आपको समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लो, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ और दूसरों से शेयर करो. अपने तक ही केवल मत रखो. थैंक यू.